प्यारे बच्चों नमस्कार। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और अपना कार्य अच्छी प्रकार से कर रहे होंगे। जैसे मैंने पहले आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए थे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक चैप्टर से लिए गए हैं, तो इनका सॉल्यूशन अब आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। तो इससे रिलेटेड ये वीडियो 4-5 जो है आगे आने वाले हैं। तो पहले पार्ट है ये, एक ही पार्ट में बनाना संभव नहीं है, तो पहले 4-5 क्वेश्चन इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला चैप्टर था सत्ता के नए के अंदर, उसी चैप्टर से ये क्वेश्चन, तो इनको अच्छी तरह आप रीड भी कर सकते हो और अभी मैं बता रहा हूँ अच्छी तरह इनको सुन सकते हो। इसका जो है पीडीएफ भी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम लिंक के थ्रू, या स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसराइल किस प्रकार सत्ता के नए केंद्र के रूप में उभर रहा है? तो आपको पता है अभी इसराइल जो है दक्षिण पश्चिमी एशिया में स्थित है, छोटा सा देश है। इसके चारों तरफ जो देश हैं, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान आदि, तो इनके साथ इसराइल के संबंध अच्छे नहीं रहे हैं, लगातार संघर्ष की स्थिति बनी होती है। तो इसी कारण इसराइल को अपनी जो सेना है उसको मजबूत करना पड़ता है। तो पहला पॉइंट सेना से ही रिलेटेड है। तो लगभग इनकी सेना में जो है 35 लाख सैनिक शामिल हैं और महिलाएं भी शामिल हैं। और यहाँ पे दूसरे पॉइंट में देखो कि हर एक जो लड़का है लड़की है उनको भी सेना में कार्य करना अनिवार्य होता है। लड़कों को 3 वर्ष और लड़कियों को 2 वर्ष कार्य करना जरूरी होता है। तीसरा, इसराइल की सेना के पास जो है अत्याधुनिक जो है हथियार हैं और बड़े पैमाने पे भी, तो अपने देश में तो प्रयोग करता ही है, तो बड़े पैमाने में भी हथियारों का वो निर्यात करता है। चौथे पॉइंट पे, जीडीपी के आधार पे इसराइल का विश्व में, यहाँ पे ये विषय लिखा गया है गलती से, तो ये विश्व कर लेना, विश्व में 21वां स्थान है और व्यापार के क्षेत्र में भी ये बहुत ही आगे। पांचवा पॉइंट, इसराइल के प्रति 10,000 कर्मचारियों में लगभग 140 जो है ना वैज्ञानिक और तकनीशियन है, और ये बहुत बड़ा फिगर है। दुनिया में सबसे बड़ा अनुपात है ये, यानी कि दुनिया के किसी देश में भी इतने वैज्ञानिक और टेक्नीशियन नहीं हैं प्रति 10,000 कर्मचारियों। आगे चलते हैं। छठा पॉइंट, वैज्ञानिक उत्पाद के संबंध में ये विश्व में 13वें स्थान पे है, यानी बहुत ही विकसित जो है ना विज्ञान है, वैज्ञानिक जो है वहाँ के काफ़ी उन्नत हैं और लगातार जो है अपने देश के लिए कुछ न कुछ खोज या नए नए उत्पाद जो है बनाते रहते हैं। सातवां, इसराइल ने वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा क्षेत्र में नई नई तकनीकों का विकसित किया है। यह घरों में सौर जल हीटर का सबसे बड़ा प्रति व्यक्ति उपयोग करता है। यानी वैकल्पिक ऊर्जा का अर्थ आपको जैसे पता ही होगा कि जो हम डीजल या पेट्रोल प्रयोग करते हैं, इनके लिमिटेड जो है स्रोत हैं, सोर्सेज हैं, तो इनकी जगह पे जैसे सौर ऊर्जा का प्रयोग हम करते हैं, तो इसी को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत कहा गया। तो इसमें जो है वो नई नई तकनीकों का प्रयोग करते हैं और काफ़ी आगे है इसराइल। आठवां पॉइंट, इसराइल ने विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, प्राकृतिक गैस, अंतरिक्ष, कृषि इंजीनियरिंग, जैव तकनीक आदि में बहुत प्रगति की। तो कृषि अगर क्षेत्र को हम लें तो इसराइल ने काफ़ी इसके अंदर जो है ना तरक्की की है और ऐसी ऐसी टेक्निक विकसित की हैं कि और देशों के भी जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो वहाँ जाते हैं और उन तकनीकों को सीखते हैं। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, चीन से संबंधित है। चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारकों का विश्लेषण कीजिए। यानी पहले क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि किस प्रकार चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, समय समय पे क्या बदलाव किए, तो यही इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है।
तो इससे थोड़ा बैकग्राउंड में हम देख लेते हैं। स्टार्टिंग जो है 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रांति के बाद आपको पता है कि भाई चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई। उस समय यहाँ की अर्थव्यवस्था सोवियत मॉडल पर आधारित थी, यानी साम्यवादी जो मॉडल था सोवियत संघ का उसी पे आधारित थी। बाद में इन्होंने बदलाव किया, सोवियत मॉडल पे आधारित थी, यानी ज़्यादातर चीज़ें, लगभग सारी चीज़ें जो है उन पे राज्य का अधिकार था। राज्य ही उद्योग धंधों या कृषि आदि को उसमें उत्पादन करता था, उनको चलाता था। चीन में बहुत तेज़ी से आर्थिक तरक्की हुई है और उन्होंने शॉक थेरेपी पे अमल करने के बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला, यानी शॉक थेरेपी को फॉलो ना करके अपनी जो अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे बदलाव किए ताकि उनका विकास हो सके। देखते हैं पहला पॉइंट। जैसे आपको पता है भाई 1949 से वो साम्यवादी मॉडल यानी सोवियत संघ को ही फॉलो कर रहे थे, लेकिन जब चीन ने देखा कि उनका विकास जनसंख्या के अनुपात में नहीं हो रहा तो अमेरिका के साथ उन्होंने 1972 में संबंध बनाए। और ये तथा है इसकी जगह 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेना, विज्ञान के क्षेत्रों में आधुनिकीकरण को अपनाया। तो कृषि का आधुनिकीकरण किया और सेना और विज्ञान के क्षेत्रों में भी उन्होंने नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाया। आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट, 1978 में तत्कालीन नेता देंग सियाओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधार और खुले द्वार की नीति की घोषणा की। तो ये सारी डेट आपको याद करनी है। 1978 में खुले द्वार की नीति, ये आपको याद होना चाहिए। नेता का नाम अगर भूल जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन ये दो जो है 1978 और खुले द्वार की नीति, ये दो पॉइंट जरूर याद होने चाहिए। खेती का निजीकरण किया था 1982 में। उसके बाद उद्योगों का निजीकरण किया 1998 में। 98 में ही व्यापार संबंधी अवरोधों को सिर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए ही हटाया गया, यानी स्पेशल जोन बना दिए गए। कुछ क्षेत्र दे दिया गया कि वहीं पे विदेशी निवेशक आके अपना उद्योग लगा सकते हैं, तो वहीं पे उनके लिए जो नियम कानून है वो थोड़े से नरम कर दिए गए, तो आसानी के साथ वहाँ विदेशी निवेशक अपना उद्योग लगा सके। तो इसको कहा गया SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन या विशेष आर्थिक क्षेत्र। छठा पॉइंट, चीन ने 2001 में विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता ली, यानी जो साम्यवादी उन्होंने व्यवस्था अपना रखी थी उससे अलग हटके थोड़ा जो WTO है यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसकी मेंबरशिप 2001 में चीन ने ली। तो ये डेट भी आपको याद रखनी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यूरोपियन संघ से रिलेटेड है, किस प्रकार यूरोपियन संघ जो है एक प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन, किन्हीं 4 उपयुक्त तर्कों के साथ इस कथन को न्यायोचित ठहराइए, यानी इसके फेवर में 4 जो है तर्क हमें बताने हैं। तो जैसे आपको पता है कि भी यूरोपियन संघ जो है वर्तमान में 27 राष्ट्रों का संगठन है। पहले 28 राष्ट्र थे, अब 2020 में ब्रिटेन जो है यूरोपियन संघ से अलग हो गया। इसकी शुरुआत की थी जर्मनी, इटली, फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, इन्होंने इनकी शुरुआत की थी। 1992 में इन्होंने इसका गठन किया था। किन कारणों से ये प्रभावशाली संगठन है इसके बारे में देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि 2005 के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, यानी 2005 के बाद 1992 में इसका गठन हुआ था और कुछ ही सालों में ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई थी। इनकी मुद्रा जो है जैसे अमेरिका की डॉलर है, ऐसे ही यूरोपियन संघ की मुद्रा यूरो जो है बहुत ही प्रभावी है। तीसरा, विश्व व्यापार में भागीदारी अमेरिका से लगभग 3 गुना ज़्यादा है, अमेरिका से लगभग 3 गुना ज़्यादा है। तो ये भी जो है यूरोपियन संघ को एक मजबूत संगठन बनाता है। फोर्थ, यूरोपियन संघ का सदस्य फ्रांस सुरक्षा परिषद का परमानेंट मेंबर है, स्थायी सदस्य है और परमाणु शक्तिशाली भी है।
तो पहले ब्रिटेन भी था, लेकिन ब्रिटेन के चले जाने के बाद सिर्फ एक ही देश बच गया, फ्रांस, जो सुरक्षा परिषद का परमानेंट मेंबर है, यानी उसके पास वीटो पावर है और वो परमाणु शक्तिशाली भी। पांचवा, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना उनके पास। छठा, अमेरिका के बाद सर्वाधिक रक्षा बजट यूरोपियन संघ का ही है। और सातवां है, विश्व व्यापार संगठन जैसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में यूरोपियन संघ की उल्लेखनीय भूमिका। तो जितने मार्क्स का क्वेश्चन आए उतने ही पॉइंट इसमें से आप पिक कर सकते हो। हाँ, शब्द की जो सीमा है उसका भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या वर्तमान समय में आसियान प्रासंगिक है? स्पष्ट कीजिए। तो पहले तो ये क्वेश्चन को ही समझ लेते हैं, प्रासंगिक का अर्थ क्या है। आसियान का तो आपको पता भी, आसियान एक संगठन है जो 10 देश है दक्षिण पूर्व एशिया के, उनका एक संगठन है। प्रासंगिक का मतलब है, आपको पता है भाई, आसियान जो है 1967 में इसका गठन हुआ था और लगभग 53 साल हो गए, 53 क्या 55 साल हो गए कि आज के ज़माने यानी 55 साल पहले बने जो आसियान संगठन है उसका आज क्या महत्व, आज के वर्तमान समय में उसका महत्व क्या है। तो प्रासंगिक का मतलब क्या महत्व, तो ये हमें बताना है, यानी वर्तमान समय से जोड़ के इसके जो पॉइंट हैं, इसको जो शक्तिशाली बना रहे हैं, उन्हीं पे हम चर्चा करेंगे। तो जैसे आपको पता है भाई, 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से 5 देशों ने मिलकर आसियान संगठन की स्थापना की थी। कौन कौन से 5 देश थे ये पहले आपको बता चुके हैं। वर्तमान समय में आसियान बहुत ही मजबूत और प्रभावशाली संगठन बना हुआ है। क्या क्या बिंदु हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है, वर्तमान समय में इस संगठन में निवेश श्रम के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने में सफलता हासिल की है। यानी इन्होंने जो है ना मुक्त व्यापार क्षेत्र आपस में तो बनाया ही, यानी जो 10 देश हैं इसके सदस्य है वो आपस में जो है एक फ्री ट्रेड जोन उन्होंने बनाया है कि एक दूसरे के साथ जो व्यापार करते हैं ताकि उसमें आसानी हो जाए। इसके अलावा भारत के साथ भी इनके जो देश हैं, 2 देशों ने फ्री ट्रेड जोन जो है बनाया है, समझौता हुआ। दूसरा, भारत और चीन जैसी तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भी वर्तमान में आसियान देशों के साथ निवेश और व्यापार में रुचि दिखा रही है। तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता भी आसियान कितना शक्तिशाली संगठन जो है ना, सफल संगठन बनता जा रहा है, जिससे कि भारत और चीन की भी रुचि आसियान देशों में बढ़ी है और उनमें वहाँ उन देशों में निवेश और व्यापार में भारत और चीन जैसी अर्थव्यवस्थाएं जो हैं, वो एशिया में तो हैं ही, पूरे वर्ल्ड में ही भारत और चीन जो है ना बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं, वे भी वहाँ पे व्यापार करने में रुचि दिखा रहे। तीसरा पॉइंट, आसियान शैली के माध्यम से जिस प्रकार इस संगठन के देशों ने अपना विकास हर क्षेत्र में तरक्की की, उसकी दुनिया में शांति और सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यकता है। यानी एक तरह का मॉडल है ये पूरे वर्ल्ड के लिए कि इन्होंने 10 देशों में किस तरह बातचीत के द्वारा शांति से बैठ के आपसी विवादों को सुलझाया है और आपसी व्यापार में वृद्धि की है और एक दूसरे के विकास में साथ दिया है। तो एक तरह मॉडल है ये, और इन्होंने एक तरीके से दुनिया के सामने एक उदाहरण पेश किया है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। आसियान ने कई बार राजनीतिक तथा सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए विश्व की शक्तियों को एक मंच प्रदान किया जिसकी बहुत ही आवश्यकता है। अर्थात इन्होंने अपने माध्यम से जो वर्ल्ड की जो डेवलप्ड कंट्री उनके लिए एक मंच प्रदान किया है, जो भी समस्याएं हैं विश्व की राजनीतिक या सुरक्षा मामलों पर वहाँ चर्चा के लिए। तो 5वां पॉइंट देख लेते हैं। आसियान संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों तथा सिद्धांतों में, आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ, तो जो भी उनके उद्देश्य या नियम कानून होते हैं, सिद्धांत होते हैं, उनमें पूर्णतः विश्वास करते हैं और उनके प्रचार और प्रसार में भी सहयोग करते हैं, जिसकी दुनिया को जो है ना बहुत ही आवश्यकता है। आपको पता है कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य ही, जो मजबूत सदस्य ही, तो उनकी बात जो है नहीं मानते, कई बार ऐसे उदाहरण पेश हुए।
लेकिन आसियान ने हमेशा जो है उनके सिद्धांतों में अपना पूरा विश्वास रखा है और प्रचार प्रसार में सहयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज का आखिरी, दक्षिण एशिया के देशों के बीच आर्थिक सहयोग की राह तैयार करने में दक्षेस यानी सार्क की भूमिका और सीमाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यानी इसके जो पॉजिटिव पॉइंट है और नेगेटिव पॉइंट है वो दोनों ही इसके अंदर हमें डिस्कस करने हैं। तो ये सार्क से संबंधित है। सार्क आपको पता है कि दक्षिण एशिया के देशों का संगठन है, इसमें 8 देश शामिल हैं। अफ़गानिस्तान ऐसा देश है जो बाद में इसके अंदर शामिल हुआ था और जो कि दक्षिण एशिया का देश है भी नहीं। बाकी 8 देश जो हैं दक्षिण एशिया में स्थित हैं। तो पहले सार्क के बारे में ही थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। दक्षिण एशिया ऐसा क्षेत्र है जहाँ सद्भाव और शत्रुता, आशा और निराशा, पारस्परिक शंका और विश्वास साथ साथ बसते हैं। यानी दोनों बातें, देशों में संबंध भी है लेकिन उनमें आपस में विश्वास भी नहीं है, सद्भाव भी है और छोटे मोटे डिस्प्यूट भी यहाँ पे चलते रहते हैं। जैसे भारत पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि आतंकवाद जो है कहीं ना कहीं, और सीमा विवाद हैं, जल विवाद है। तो इस कारण जो है पूरी तरह दोनों देश एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते। इन क्षेत्र के देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए 8 दिसंबर 1985 को सार्क अर्थात दक्षेस की स्थापना की गई। दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। ये छोटी छोटी जानकारी हैं सार्क के बारे में या दक्षेस के बारे में। क्षेत्र के देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए दक्षेस की भूमिका हमेशा जो है बनी रहेगी। तो इसको हम समझते हैं नीचे दिए गए पॉइंटों से। पहला पॉइंट है, जनवरी 2004 में सार्क में अपने 12वें शिखर सम्मेलन में मुक्त व्यापार समझौता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है साफ्टा के बारे में। तो ये मुक्त व्यापार समझौता हुआ था सार्क देशों के बीच में 2004 में। तो इस पे हस्ताक्षर किए सार्क के देशों ने, 8 देशों ने। तो जनवरी 2006 से इसको लागू भी किया गया। दूसरा, इस समझौते का मुख्य उद्देश्य है दक्षिण एशिया के देशों के बीच में मुक्त व्यापार में जो बाधाएं आती हैं, जो नियम कानून हैं जो उनको रोकती हैं, उनको दूर करना और व्यापार को बढ़ावा देना। तीसरे पॉइंट को देख लेते हैं। सार्क ने दक्षिण एशिया में व्यापार संबंधी प्रतिबंधों को ख़त्म करने का प्रयास किया और उदार नीति अपनाई जिससे सभी देशों को लाभ हुआ। तो ये सार्क जो संगठन है उसकी उपलब्धियां हैं। तो उन्होंने जितनी भी जो एक दूसरे पे जो पाबंदी लगाई हुई थी उनको ख़त्म करने का प्रयास किया। कुछ सफल हुए, कहीं सफल नहीं हुए, और उदार नीति अपनाई जिससे सभी देशों का व्यापार बढ़ा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। इसी से संबंधित जो है सार्क के देशों ने मिलके बिम्स्टेक एक संगठन बनाया जो बे ऑफ बंगाल है उससे के आसपास जितने भी कंट्री हैं, कुछ तो ये सार्क के ही देश थे, उसमें 2 देश जो है आसियान के भी इसके अंदर शामिल हैं। तो इन्होंने मिलके एक आर्थिक सहयोग उपक्रम का गठन किया जिसका नाम था बिम्स्टेक, जिसके माध्यम से व्यापार और निवेश में वृद्धि हुई। अब ये थे सारे प्लस पॉइंट। अब आते हैं भाई आलोचना, भाई क्या कारण है सार्क जो है इतना सफल संगठन नहीं बन पाया जिस प्रकार आसियान जो है आसियान के देशों ने मिल के तरक्की की। तो ऐसा सार्क के देशों के साथ नहीं हुआ। तो सार्क ने अपने प्रयासों से इन देशों के मध्य आर्थिक सहयोग और मुक्त व्यापार को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन फिर भी बहुत सी कमियां हैं जिसको इस प्रकार हम समझ सकते हैं। तो पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो मुख्य जो मुद्दे हैं वो 3-4 हैं। जैसे सीमा विवाद है, भारत नेपाल के बीच में भी है, भारत बांग्लादेश के बीच में है, भारत पाकिस्तान के बीच में है। नदी जल बंटवारे की समस्या भी हैं और काफ़ी सालों से चल रही हैं, वही सभी इन देशों के बीच में। और इसके अलावा आतंकवाद का मुद्दा है,
तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है, जिससे एक दूसरे देश के साथ अच्छी तरह बातचीत नहीं हो पाती और उनका विश्वास कायम नहीं हो पा रहा। दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, भारत और पाकिस्तान क्योंकि मुख्य देश हैं, तो इनके बीच में मनमुटाव चलता रहता है और इनके आर्थिक उद्देश्यों को सफल नहीं होने दे रहा। तो बार बार आतंकवाद की समस्या या अन्य समस्याओं के कारण इनकी बातचीत हो नहीं पाती और व्यापार जो होता है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है या उसमें मंदी आ जाती है, तो जिससे काफ़ी नुकसान हो रहा है दोनों देशों का ही। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, सार्क को प्रयास करके सभी समस्याओं का हल खोजना होगा और बातचीत के जरिए सभी देशों में आपसी विश्वास पैदा करना होगा। तो ये एक तरीके के उपाय हैं भाई, ऐसा करके जो है सार्क जो है अ, संगठन अपने आप को कामयाब बना सकता है और इन सभी देशों को के लिए अ, उनके विकास के लिए अच्छे प्रयास कर सकता है। तो इसके लिए उन्होंने को जो है शुरुआत करनी होगी, इन समस्याओं का हल खोजना होगा। आतंकवाद की समस्या है, सीमा विवाद है, और बातचीत के जरिए सभी देशों में आपसी विश्वास पैदा करना होगा। चौथा, अन्य क्षेत्रीय संगठनों की तरह सार्क को भी मजबूत बनना होगा। तो आसियान से जो है इनको जो है सीख लेनी होगी और उन्हीं के अनुसार जो है ना शांति के लिए और आर्थिक विकास के लिए प्रयास अपने तेज करने होंगे। तो बच्चों, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। थोड़ा जल्दी जल्दी मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था, छोटी मोटी गलतियाँ उसको इग्नोर कर देना, या और भी कोई आपको प्रॉब्लम हो तो जो है इसमें आप जो है कमेंट करके उसमें बता सकते हैं। बाकी ये बड़े अच्छे पॉइंट इसके अंदर दिए गए हैं, इसको बार बार स्क्रीनशॉट लो और बार बार जो है ना इनको लिख के भी देखो याद करने के साथ साथ। ठीक है, ख़त्म करते हैं, अगला पार्ट जल्दी ही मैं आपको